हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम, जैसे कि आप सभी को पता था कि हम जो है एस्टेट की अपनी प्रीवियस ईयर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है अपने जो 2019 एंड 2020 की क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 2021 के स्टार्ट कर रखे हैं और यहाँ पर हमने अपना जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसके 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 110 तक जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आज हम ये जो आपका 111 है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस। और आपको पता होगा जो क्वेश्चन है केवल ऐसे नहीं करे जाते हैं, हम जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने जो मैराथन सीरीज है नहीं कवर किया तो कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी गई है और आपकी क्वेश्चन सीरीज की भी जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है इसे कवर करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उभरने हेतु ड्वास योजना जो है वो बनाई थी? तो ये जो ड्वास प्लानिंग है, ड्वास योजना जो है वो किसने बनाई थी जर्मनी को आर्थिक संकट से उभरने के लिए? तो मैं पहले आपको ये बता दूं, जो ड्वास योजना, आप जो है साथ साथ में आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर आपने कोई भी नोटबुक बना रखी है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है, पहला ब्रिटेन है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है एंड फोर्थ यहाँ पर है रूस हमारा। और आप लाइक शेयर तो करना भूलेंगे नहीं, तो ये तो मेरे को बार बार बोलने की जरूरत पड़ती भी नहीं है आपको। तो देखिए जो ड्वास योजना है ये आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो है ड्वास योजना जो है वो तैयार की गई थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कभी भी जो वॉर होता है ये तो वर्ल्ड वॉर था, यानी पूरा विश्व, इसमें ज्यादा विश्व जो है शामिल हो गया था, इसे जो है वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो जब भी वॉर होता है, युद्ध होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो भी हमारा जो भी आर्थिक रूप से देश होते हैं जो भी उस वॉर में शामिल होते हैं वो क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। ठीक है, आर्थिक संकट उनका जो है आ जाता है। तो यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति होती है उसे अब कौन पूरा करे, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसे कौन जो है पूरा करे, कौन सा देश जो है उस क्षतिपूर्ति को पूरा करे? तो यहाँ पर डिसाइड किया गया, यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि ये जो क्षतिपूर्ति हुई है पहले विश्व युद्ध के दौरान, उसे जो है एक अमेरिका की जो फाइनेंस जो है फाइनेंसर रहे हैं, अमेरिका के फाइनेंसर, उसने मिलकर जो है ये डिसाइड किया कि इस क्षतिपूर्ति को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्षतिपूर्ति को कौन पूरा करेगा? जर्मनी पूरा करेगा। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन यहाँ पर अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये ड्वास योजना कब हुई थी? ये 1924 में जो है तैयार की गई थी और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए तैयार की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने ये रहा और यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, कि भारत की जो बहुराष्ट्रीय निगम कौन सी नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया। अब बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। इसे MNC जो है वो भी कहा जाता है। ये क्या होता है? ये जो निगम है, किसी भी निगम को हम बहुराष्ट्रीय निगम नहीं कह सकते हैं। उसके लिए जो है उसे एक से ज्यादा, एक ही समय में एक से ज्यादा जो देश है उनके द्वारा पंजीकृत होना चाहिए और साथ साथ उनका उन देशों में क्या है जो संचालन है वो भी हो रहा हो बहुराष्ट्रीय निगम का, उस कंपनी का, तभी उसे बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाएगा। तो ये शर्त होती है इसकी, यानी कि एक से ज्यादा जो देश है उनमें क्या होगा, उस जो भी कंपनी है उस कंपनी का पंजीकृत हुआ होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, वो संचालित भी हो, यानी कि केवल पंजीकृत ना हो, वो संचालित भी हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो ये होना चाहिए। अब देखो कौन सी यहाँ पर जो कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ITC है, सेकंड यहाँ पर जोमेटो है, थर्ड यहाँ पर हमारा माइक्रोमैक्स है और फोर्थ नेस्ले है। तो कौन सी कंपनी भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो जोमेटो जो है वो भी एक बहुराष्ट्रीय निगम है भारतीय, तो ये करेक्ट है। माइक्रोमैक्स भी है, नेस्ले भी है, तो ये तीनों के तीनों है। बट ITC जो है वो नहीं है, वो भारत की क्या है, एक मिश्रित कह सकते हैं, यानी कि लिमिटेड जो होती है, लिमिटेड जो है ये वो कंपनी है लिमिटेड। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ये लिमिटेड है, हमारी जो ITC कंपनी है वो एक लिमिटेड भारतीय समूह कंपनी भी कही जा सकती है, जिसमें भारत भी शामिल। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ पर ITC का, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, वो कोलकाता में है इसका मुख्यालय। ठीक,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से दिख रहा है आपको। यहाँ पे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो कब की गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना? तो सबसे पहले समझ लेते हैं खालसा पंथ क्या होता है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। खालसा पंथ जो ये खालसा पंथ है, ये सिख आंदोलन चला था एक तरीके से। किसके विरुद्ध चला था? जो राजनीति थी उस टाइम पर, उसके विरुद्ध जो है ये एक आंदोलन चला था। और खालसा पंथ जो है उसका मतलब होता है निर्दोष जो लोग हैं, निर्दोषों की जो सेना होती है, ये कहा जाता है इसको। ठीक है, निर्दोषों की जो सेना है वो कहा जाता है इसको, निर्दोष सेना। ठीक है, और ये जो है आपका कब चला था? 1699 में चला था। तो ये आपका एक और पॉइंट हो गया। 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, चला नहीं था, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और ये जो 17वीं शताब्दी लग गई थी उस टाइम पर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वही टाइम है। तो यहाँ पर जो है आपने ये समझ लिया कि किस वजह से था, और खालसा जो ये इसकी स्थापना हुई थी ये किसकी वजह से हुई थी कि वहां पर जो है जो भी राजनीतिक रूप से जो भी चीजें चल रही थी उसके खिलाफ जो है ये खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। जो इस्लामिक युग था उसके खिलाफ स्थापना की गई थी खालसा पंथ की। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। जो इस्लामिक युग था उसके खिलाफ स्थापना हुई थी खालसा पंथ की। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको 5 के याद रखना है। ये क्या होता है, इसमें जो है 5 जो प्रतीक हैं, 5 प्रतीक जो हैं उसे अपनाने के लिए जो है इस पे जोर दिया जाता है कि 5 जो प्रतीक है वो अपनाने होंगे, तभी वो खालसा पंथ का कोई एक सदस्य माना जाएगा, तरीके से उसी को खालसा कहा जाएगा जो इन 5 पंथों को अपनाता होगा। कौन कौन से 5 पंथ थे? जैसे कि पहला जो है उन्हें केश नहीं कटवाने हैं, अपने केश रखने हैं। दूसरा जो कंघा जो है यानी कि लकड़ी का एक छोटा सा कंघा रखना है। तीसरा जो है कड़ा जो होना चाहिए, यानी कि लोहे का जो कंगन है कड़ा है वो होना चाहिए। और आपका चौथा जो कछेरा है वो होना चाहिए। और सूत, ये जो इसका 5th जो रहेगा वो कृपाण जो है वो होना चाहिए। कृपाण जो है एक लोहे का चक्कू होता है वो रखना चाहिए। तो ये 5 जो इसके जो प्रतीक है वो रखे गए थे खालसा के, और उसी व्यक्ति को खालसा कहा जाता था जो ये 5 नियमों का पालन करता था। तो ये इसकी जो स्थापना कब हुई है? ये 1699 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या दक्षीय वृद्धि दर थी तो कितनी थी, ये पूछा गया है। तो 2001 से 2011 और दक्षीय वृद्धि लिख रखा है। अब दक्षीय वृद्धि क्या होता है? इसे दक्षीय को हम दशक भी कहते हैं, यानी कि एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है, यही चीज यहाँ पर पूछी गई है। अब आप देखो 2001 से 2011 के बीच में कितने 10 साल आ जाएंगे आपके, तो इसलिए इसे दक्षीय वृद्धि यहाँ पर कहा गया है। तो कितनी वृद्धि हुई थी यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 181 जो मिलियन टन है, ठीक है, मिलियन जो टन है उतनी वृद्धि हुई थी यहाँ पर जो जनसंख्या है उसकी। पर अगर यहाँ पर हम अगर परसेंटेज की बात करें तो वो आपकी कितनी रही है? 17.64% जो है उतनी वृद्धि हुई थी आपकी इन दशक में 2001 से 2011 के बीच में। पर अगर हम इसकी जो वृद्धि हुई है उसे अगर पिछली वृद्धि जो पिछले दशक रहे होंगे अगर उससे तुलना करें तो यहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है वो 3% तक, 3% या समथिंग कुछ था, उस तक आपका जो है ये कम हुई थी वृद्धि। पर वृद्धि हुई थी 17.64 की वृद्धि हुई थी। पर अगर हम बाकी के बाकी जो दशक देखिए करें, अपने 2001 से पहले के दशक देखते हैं तो उसमें जो वृद्धि रही उससे ये क्या 3% तक कम रही है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है थर्ड ठीक हो जाएगा, इतने परसेंट तक की वृद्धि हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। और आप इस सेशन को लाइक भी कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करते हुए चलिए। अब देखो जो बच्चा नया आया है वो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके जो भी वीडियोस वगैरह वो आपको इसी से पता चलेंगे। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द पावर ऑफ एलीट जो है, द पावर ऑफ नहीं है, द पावर एलीट जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये हमसे यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है। और मैंने आपको कह रखा है जब पुस्तकों का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे तो एक्सप्लेन कुछ कर नहीं सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है राइट मिल्स ने लिखी थी ये पुस्तक। तो कौन सी पुस्तक थी ये आपकी? राइट मिल्स ने लिखी थी द पावर एलीट। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमें मैचिंग दे रखी है, एक तरफ घास के मैदान है और एक तरफ प्रदेश दे रखे हैं कि घास के मैदान कौन से प्रदेश में कौन से क्षेत्र में है ये बता रखा है। तो यहाँ पर कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है वो हमें बताना है। तो पहला देखो प्रेरी, प्रेरी यहाँ पे इन्होंने बताया है
कि ये उत्तरी अमेरिका में है। दूसरा वेल्ड, वेल्ड इन्होंने दक्षिण अफ्रीका बताया है। तीसरा डाउन्स, डाउन्स इन्होंने दक्षिण जो अमेरिका है वो बताया है। और फोर्थ यहाँ पर स्टेफी, स्टेफी जो है इन्होंने यूरेशिया बताया है। देखो जो घास के मैदान होते हैं वो क्या होता है, एक वनस्पति जो होती है ना उसमें जो घास अगर प्रभुत्व रखती है अपना, उसे घास का मैदान कह देते हैं। जहां पर घास ज्यादा होती है तो वो घास का मैदान हो जाता है। और घास के मैदान जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपके जो ये घास के मैदान होते हैं। एक तो आपका कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है आपका घास का मैदान, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। और दूसरा जो घास का मैदान होता है वो आपका समशीतोष्ण घास का मैदान होता है, समशीतोष्ण घास का मैदान। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो आपका जंगल और रेगिस्तान की जो पेटी होती है, उष्णकटिबंधीय जंगल ही होगा। तो उष्णकटिबंधीय जंगल और आपकी जो रेगिस्तान की पेटी है उसके बीच में पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और समशीतोष्ण जो घास का मैदान है वो कहाँ पर पाया जाता है, रेगिस्तान और समशीतोष्ण जंगलों के बीच में पाया जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय में उष्णकटिबंधीय जंगल आ जाएंगे और समशीतोष्ण में समशीतोष्ण जो है जंगल आ जाएंगे। इसमें भी रेगिस्तान है, इसमें भी रेगिस्तान है, पर यहाँ पर रेगिस्तान की पेटी की बात हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसमें मैं आपको बताती जाऊंगी, आप नोट करते जाइएगा। देखो जो पूर्वी अफ्रीका है उसमें सवाना जो है, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका जो है उसमें सवाना घास का मैदान है पूर्वी अफ्रीका में। और इसके बाद कैंपोस जो है, कैंपोस कहाँ पर पाया जाता है। और ये मैचिंग में इसलिए अच्छे से कवर करवा रही हूँ कि प्रीवियस पेपर में ये जो है रिपीट हुई है, एग्जैक्ट ये रिपीट नहीं हुई है, दूसरे नाम करके आपसे पूछ लिया जाता है। कैंपोस कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, ब्राजील में है कैंपोस, ठीक। और ये कहाँ पर था आपका, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए सावाना जो है वो कहाँ पर था आपका, ये आपका जो था पूर्वी अफ्रीका में था, ठीक है। अब देखो कैंपोस कर लिया, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। और वेनेजुएला जो है यहीं पर लिख लेते हैं। जो वेनेजुएला है उसमें कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, आप ही बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। वेनेजुएला में जो है घास का मैदान पाया जाता है वो कौन सा है, ललनोस पाया जाता है घास का मैदान वेनेजुएला में, ठीक। तो ये हो गए हमारे, पहला ये था सवाना कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका में। ब्राजील में कौन सा, कैंपोस पाया जाता है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा हमारा वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर कौन सा पाया जाता है, ललनोस पाया जाता है। और ये तीनों के तीनों कौन से घास के मैदान है आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप जो है पीछे जाकर नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे रब कर देते हैं। और अपने जो अभी हम देखेंगे कि जो हमारे शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसका क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा जो ये हमने देखा, जो शीतोष्ण जो घास का मैदान होगा, आपको ध्यान रखना है शीतोष्ण घास का जो मैदान है उसमें कौन कौन से आएंगे आपके, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे हैं। अर्जेंटीना जो है पेम्पास जो घास का मैदान है वो पाया जाता है किसमें, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में कौन सा पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है पेम्पास, ठीक है, पेम्पास। और फिर आपका अमेरिका जो है, अमेरिका उसमें आपका प्रेरी, प्रेरी जो घास का मैदान है वो पाया जाता है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका में कौन सा पाया जाता है, अफ्रीका में आपका जो है वेल्डो जो घास का मैदान है वो पाया जाता है, वेल्डो। इसके बाद एशिया, जो एशिया है उसमें कौन सा पाया जाता है, एशिया में स्टेफी पाया जाता है, स्टेफी, स्टेफी, ठीक। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है आपका, और ये सारे के सारे आपके कौन से शीतोष्ण वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका डाउन, ठीक है। डाउन्स जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है, डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, से डाउन भी लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यूरोप, यूरोप में भी जो है स्टेफी ही पाया जाता है, तो यूरोप में कौन सा है, स्टेफी हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टेफी कहाँ पर है, एशिया में है और आपका यूरोप में है। तो ये हुआ आपका। तो इसे कैसे कवर करते हैं देख लेते हैं। जो शीतोष्ण आपका घास का मैदान है, ये यहाँ पर ये हाईलाइट कर दिया मैंने। तो शीतोष्ण घास के मैदान में ये इतने सारे आते हैं और ये आपको सारे जो है अपने अच्छे से कवर करने हैं। अब देखो अर्जेंटीना पहला हो गया, अर्जेंटीना में आपका पेम्पास पाया जाता है, अमेरिका में प्रेरी पाया जाता है, अफ्रीका जो है अफ्रीका वेल्डो पाया जाता है, एशिया में स्टेफी पाया जाता है और यूरोप में भी जो है आपका स्टेफी पाया जाता है, ठीक है।
तो ये 6 कर देते हैं। और आपका 5 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डाउन्स जो है कहाँ पर पाया जाता है, डाउन्स जो है आपका दक्षिण अमेरिका नहीं होगा इसका ऑप्शन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सही मैचिंग नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका जो होगा गलत हो जाएगा। बाकी से ये देखो प्रेरी जो है मैंने कहा था जो प्रेरी है वो अमेरिका में पाया जाता है, तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। वेल्डो जो है आपका अफ्रीका में, तो ये हो गया आपका अफ्रीका। स्टेफी जो है यूरेशिया, यूरोप और इसके साथ साथ एशिया दोनों में पाया जाता है, तो आपको पता होगा एशिया, नहीं पता तो पता चल जाएगा। एशिया प्लस में यूरोप को क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर हम जो है यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन दोनों के स्थल को मिलाकर यूरेशिया बनता है। तो ये हमने महाद्वीप वाले चैप्टर में अपना कवर किया था, तो ये इसका हो गया। अब जो सा मैच नहीं हो रहा था ये हो गया, ठीक है। अब आपने ये नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने आ गया, थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा प्रकार मैक्स वेबर की वैधता का विचार नहीं है। तो मैक्स वेबर की वैधता का विचार कौन सा नहीं है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो मैक्स वेबर जो है उन्होंने एक निबंध लिखा था, आपको ध्यान रखना है ये एक समाजशास्त्री रहे हैं। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री रहे हैं, इन्होंने एक निबंध लिखा था तीन प्रकार के वेद नियम, ये इन्होंने एक जो है निबंध लिखा था, आपको ध्यान रखना है ये जो था एक निबंध था इनका। तो इसमें इन्होंने तीन जो प्रकार बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, एक तो आपका करिश्माई वैधता बताया है इन्होंने, दूसरा परंपरागत वैधता बताया है, और तीसरा तर्क संगत कानूनी वैधता बताया। तो कानूनी वैधता ये रहा। तो ये तीन प्रकार बताए हैं इन्होंने अपने उसमें, और कौन सा जो प्रकार है वो नहीं बताया है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रकार इन्होंने, सॉरी ऑप्शन नंबर जो आपका ये तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक हो जाएगा। ये प्रकार इन्होंने इसमें अपना जिक्र नहीं किया है वैधता के विचार में, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है चिनूक हवा जो है वो बहती है। तो चिनूक हवा जो है कहाँ बहती है ये पूछा गया हमसे। पहला यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, दूसरा सहारा जो मरुस्थल है, और तीसरा इटली, और चौथा यूएसए यानी कि अमेरिका। तो कहाँ पर नहीं बहती है चिनूक, आपको ध्यान रखना है। जो चिनूक है वो यूएसए में बहती है, कहाँ पर बहती है पूछा गया है, तो यूएसए में बहती है चिनूक। और आपको ध्यान रखना है जो चिनूक है वो जो अमेरिका के, यानी यूएसए को अमेरिका ही कहा जाता है ना, तो अमेरिका के जो मूल निवासी है उनके नाम पर ही जो है ये चिनूक जो हवा का नाम है वो रखा गया है। इससे भी आप याद कर सकते हो कि चिनूक कहाँ पर बहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पर हमें सत्यापन छांटना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सत्य कथन है या फिर सारे सत्य हैं, क्या चक्कर है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पहला कथन दे रखा है, ब्रिटिश काल में जो डायरटीज बेंड्रिज उनके देश में जो डायरटीज बेंड्रिज देश के पहले वन महानिरीक्षक बने, ये दे रखा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमसे ये दे रखा है कि जो इंपीरियल फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी जो स्थापना है इन्होंने कहा है 1905 में हुई है। तीसरा 1878 जो ईस्वी थी उसमें जो वन अधिनियम हुआ था उसमें इन्होंने कहा है कि जंगलों के बीच में दो जो जंगल हैं उन्हें 2 वर्गों में बांट दिया गया था। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो जो 1878 जो हुआ था हमारा 1878 का जो ये वन अधिनियम है इसके तहत क्या क्या चीजें हुई थी ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके तहत जो ब्रिटिश प्रशासन है उसने क्या किया था, जो बंजर भूमि है उसको क्या कर लिया था, उसे संप्रभुता हासिल करवा दी गई थी। ठीक है, यानी कि एक जो वन परिभाषित वन था उसके अंदर उसे शामिल कर दिया गया था, किसको, बंजर भूमि को जो है शामिल कर दिया गया था। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, जो बंजर भूमि है उसे भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज क्या हुई थी, इसमें ये हुआ था कि जो प्रशासन है उसने क्या किया था, जो आरक्षित और संरक्षित है उसमें वनों का सीमांकन कर दिया था कि ये आरक्षित वन है और ये सीमांकन वन है, इस तरीके से जो है सीमांकन कर दिया था, वनों का सीमांकन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वनों को 2 वर्गों में नहीं बांटा था इसमें। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये है इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका देखिए अगला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये जो थे ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट होगा, ये फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर
इसमें जो है यही चीज पूछी गई थी कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश काल के दौरान जो डायटीज ब्रेंडिस हैं, उनको ही जो पहला वन महारीक्षक जो है वो बने थे, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो 1865 के जो भारतीय वन अधिनियम है उसको तैयार करने में अंग्रेजों की मदद भी की थी। तो 1865 का जो भारतीय जो वन अधिनियम था उसको तैयार करने में जो मदद है किसने की थी, इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये तो अपना करेक्ट है ऑप्शन, ये इनकरेक्ट था। अब सेकंड वाला अपना चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाला जो है अपना यहाँ पर गलत हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा मुझे बताइए फटाफट, जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर, और वहीं पर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। ये गलत ऑप्शन है यहाँ पर। और आप क्या करेंगे, अगर नहीं आता तो सर्च करके भी आप मुझे बता सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ जब आप खुद सर्च करते हैं तो आपको वो चीजें अच्छे से याद रहती है। जब कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे फिर मैं आपका रिप्लाई करूंगी, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि इसका आंसर यही होगा। तो मैंने वैसे तो बता ही दिया कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है केवल इसका। चलिए, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये वाला ही आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं थी, यानी कि डायरेक्ट जो चुनौती जो चैलेंज मिल रहे थे उसमें कौन सी चुनौती नहीं थी। पहला ऑप्शन है नैतिक मूल्यों का पतन, दूसरा संप्रदायवाद का जो खतरा है, और तीसरा जाति व्यवस्था, और चौथा है सभी विकल्प सही हैं। तो भारतीय लोकतंत्र है उसके सामने कौन सी चुनौती नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो नैतिक मूल्यों का पतन, तो नैतिक मूल्यों का पतन तो होता है, जैसे कि आपको पता होगा नैतिक मूल्यों के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि जो मुफ्तखोरी वगैरह हैं, ये सारी चीजें नैतिक मूल्यों के अंदर आ जाती हैं। ठीक, तो ये तो होता ही है और ये एक चुनौती है लोकतंत्र के अंदर। अब देखो संप्रदायवाद, जो संप्रदाय इसे क्या बोलेंगे, संप्रदायवाद जो है, ये जो है आपका ये धर्म से रिलेटेड होता है, धर्म के मामलों को लेकर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उससे रिलेटेड है। ये भी एक चुनौती है लोकतंत्र के अंदर, और जाति व्यवस्था तो है ही है। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं। तो संघ और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है वो किसके अंदर आपके जो है वर्णित है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आपका भाग 19, जो आपका जो भाग 19 अध्याय 2 है वो है, या फिर भाग 11 अध्याय 3, या फिर आपका भाग 11 जो अध्याय 1, ठीक है, या फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शन दे रखा है सभी विकल्प सही हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा कि जो भारतीय संविधान है हमारा उसमें जो संघ एवं राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है वो कौन से भाग में आपके जो है लिखे गए हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपका जो भाग 11(1) है इसमें विधेय शक्ति के बारे में यहाँ पर जो है बताया जाता है भाग 11(1) के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, प्रशासनिक संबंध पूछ रखे हैं यहाँ पर हमसे, तो यहाँ पर प्रशासनिक संबंधों के बारे में तो नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो भाग 11 जो आपका सेकंड होता है उसके अंदर जो है आपका जो प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में बताया जाता है। शायद सेकंड होता है, यहाँ पर थर्ड लिख रखा है, तो मुझे कंफ्यूजन है इसको लेकर। तो मैं इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन, वैसे तो इसके जो आपकी एस्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन है, बट यहाँ पर इसका मैं करेक्ट आंसर आपको जो है अच्छे से देखकर बताऊंगी कि भाग 11 सेकंड होगा, अध्याय चैप्टर सेकंड होगा, या चैप्टर आपका 13 होगा। तो ये तो मुझे आपको देखकर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने तो आपको ध्यान रखना है बस, जो 11 है ना भाग, उसका जो अध्याय 1 है उसमें आपका किसके बारे में बताया गया है, उसमें आपका बताया गया है कि किस तरीके से जो प्रशासनिक संबंध है, किस तरीके से जो आपके विधायी संबंध है वो तय किए जाते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम लगाना है, सही तौर पर क्रम। अलाउद्दीन खिलजी को लेकर क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए अच्छे से इसको। अब देखो यहाँ पर इसने बहुत सारे युद्ध जीते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफी अच्छा था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो मेरा इसकी आपकी एस्टेट के प्रीवियस ईयर हुए थे उसमें भी हमने कवर किया था, तो वही चीज मैं दोबारा से तो नहीं दोहराऊंगी, वो चीजें तो आप वहीं से कर सकते हैं। अब देखो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं
वो दिल्ली सल्तनत के थे और खिलजी वंश से रिलेटेड थे, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और मंगोलों ने आक्रमण किया था उस दौरान जब ये शासन कर रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना है। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मंगोलों ने जो आक्रमण किया था कब कब किया था, 2 बार ही किया था मंगोलों ने आक्रमण इसके काल में। कब कब किया था मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो इसका सही कर्म है किस तरीके से होगा, इसका सबसे पहले आपका गुजरात का विजय आएगा सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर। फिर आपका यहाँ से क्या आएगा, रणथंबर जो है, रणथंबोर जो है वो आ जाएगा सेकंड। और फिर आपका चित्तौड़ हुआ था, तो चित्तौड़ यहाँ पर आपका ये थर्ड हो गया। एंड फोर्थ आपका ये देवगिरी का द्वितीय अभियान हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो गुजरात पे जो विजय प्राप्त की थी, जब तक जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, ये जब तक जो है शासक भी नहीं बना था, उससे पहले इसने ये भाप लिया था कि जो गुजरात वो काफी कमजोर है और उस पर मुझे क्या करना है, आक्रमण करना है। और उस टाइम पर जब आक्रमण किया था तो इसका राजा, जो इसका राजा था वो कौन था, इसका राजा था कर्ण, आपको ध्यान रखना है। कर्ण को हराया था इन्होंने, और कर्ण ने क्या कर लिया था, कर्ण को पहले से अनुभव हो गया था कि ये भाई इस तरीके से आक्रमण करेगा, तो उसने अपने परिवार के साथ अपने आप को महाराष्ट्र के देवगिरी में छिपा लिया था, ठीक। अब देखो रणथंबर जो है, रणथंबर या रणथंबोर जो है कहा जाता है, इस पर विजय प्राप्त की थी। और उस टाइम पर जब इसने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस टाइम पर चौहान वंश के जो हमीर देव हैं उनका शासन था इसके अंदर, ठीक है। हमीर देव जो है इनका शासन था, ये भी ध्यान रखना आपको, हमीर देव जो है इसका शासन था इनके अंदर, ठीक है। तो इसमें जो है इसको हराया गया था। हमीर देव ने मुसलमानों को जो है शरण दी थी, फिर भी उसे इग्नोर किया अलाउद्दीन खिलजी ने और इसको हराया और इसका शासन जो है कब्जा कर लिया था। और इसके बाद चित्तौड़ इंपॉर्टेंट है। देखो ये चित्तौड़ में विजय जो प्राप्त की थी उस टाइम पर इसके जो वो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया इसने, उसके बाद इसे जीत लिया, ठीक। और ये क्यों करा था इसने आक्रमण, क्योंकि गुजरात का जो व्यापार मार्ग है उसके बीच में जो है आता था, गुजरात के व्यापार मार्ग में आता था, गुजरात के व्यापार मार्ग के बीच में आता था ये, ठीक। तो इसलिए कर लिया था। और इसमें जो है ये चित्तौड़ जो है, यहाँ पर कर लेते हैं, जो चित्तौड़ है इसमें जो है इसके जब इसने आक्रमण किया, जो अलाउद्दीन खिलजी इसने आक्रमण किया, तो इसके साथ कौन था, इसका जो सूफी कवि है वो भी इसके साथ था, ये बात आपको ध्यान रखनी। जो सूफी कवि है वो इसके साथ था और उस कवि का नाम क्या था, अमीर खुसरो। तो पूछा जा सकता है अमीर खुसरो किसका सूफी कवि है, ठीक। तो अमीर खुसरो इसका साथ था। और इसके बाद एक और चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, ये जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, तो ये चित्तौड़ को जीतने के बाद इसने इसका नाम जो है बदलकर क्या रख दिया, खिरजाबाद इसका नाम रख दिया था। क्या रखा था इसका नाम, खिरजाबाद। और खिरजाबाद क्यों रखा, क्योंकि इसके बेटे का नाम खिरज खान था, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। और जो ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, देवगिरी का जो द्वितीय अभियान है, ये यादव वंश के रामदेव जो राजा है वो रहे थे, ठीक है। रामदेव राजा थे, उस पर आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है। और फिर इसे जो है जीत लिया था, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है। रामदेव जो है उसे दिल्ली में जाकर रामदेव ने क्या किया था, अपने आप का जो आत्मसमर्पण है वो कर दिया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से वाला आएगा अगला। तो यहाँ पर ये जो इसका करेक्ट जो है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, अभी मैंने ऊपर लगाए ही थे। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी के सामने है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो पार्थिव को आप स्थलीय ग्रह भी कह सकते हैं। स्थलीय ग्रह मैंने आपको बताए थे कि आपके जो ग्रह हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो 4-4 करके डिवाइड है और उसके बीच में क्षुद्र ग्रह आते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो ग्रह आते हैं, इनको अलग करते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह आते हैं। ये जो 4 हैं ये आपके कौन से स्थलीय ग्रह हैं, और ये जो 4 हैं आपके कौन से हैं, ये आपके जोवियन ग्रह भी कहा जाता है इनको, ठीक। और स्थलीय ग्रह जो चट्टानों वगैरह से बने हुए, इसलिए इनका नाम स्थलीय ग्रह। और इनमें जो है आपका कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका बुध, फिर शुक्र, फिर आपका पृथ्वी और फिर आपका मंगल, तो ये आते हैं। तो देखो बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है आपका सबसे बड़ा है ग्रह, आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ग्रह है आपका। और ये पूरे के पूरा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है, और ये आपका किसके अंदर आता है, ये जोवियन ग्रह के अंदर आता है, ठीक, जुपिटर। तो हमारा शुक्र, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों के तीनों जो है आपके स्थलीय ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह, तो ये हो गए। अब बृहस्पति जो है, बृहस्पति नहीं है, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो, और
आप मुझे बताओ कि जो जुपिटर है उसके बाद जो ग्रह आते हैं वो कौन कौन से हैं, नाम बताइए जुपिटर के बाद कौन कौन से ग्रह जो हैं वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो भूकंप जो है उसकी उत्पत्ति का कारण कौन सा नहीं है। पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा महासागरीय जो धाराएं होती है, समुद्री जो धाराएं होती है वो, तीसरा यहाँ पर भ्रंश क्रिया और चौथा यहाँ पर द्रव स्थैतिक दबाव। ठीक, तो बताइए। तो देखो इसका जो ऑप्शन होगा आपका समुद्री धाराएं हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है सीटेट में भी आता है कई बार, तो समुद्री धाराएं इसका क्वेश्चन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। जिसे हम महासागरीय धाराएं भी कहते हैं, ओशन वेव्स, ये इसका कारण नहीं होती है, भूकंप का कारण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो मियांडर किस प्रकार का जो अपरदन है वो निर्मित करता है। जो मियांडर है आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सी जो अपरदन है वो करता है। पहला यहाँ पर नदी, दूसरा हवा, तीसरा समुद्री लहरें और चौथा यहाँ पर दे रखा है हमारा ऑप्शन, वो है भूमिगत जल। तो जो आपका मियांडर है उसे हिंदी में जो है विसर्प, जो विसर्प होता है वो भी कहा जाता है, विसर्प। जब आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे 6th क्लास की, उससे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भूकंप वाला भी और ये जो आपका विसर्प वाला है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आए हुए हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ एनसीईआरटी बुक को आप अपनी कवर करो, एज इट इज जो उसके वर्ड होते हैं वही लिख कर दे दिए जाते हैं। तो जो ये है ये आपका नदी जो अपरदन है वो करता है और इस प्रकार का जो है ये बन जाता है। ठीक है, नदियाँ जो है इस प्रकार के से कटाव के कारण बन जाती है, तो नदी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यही है ना अगला, यस। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा जो संविधान संशोधन है उसके तहत क्या हुआ था, जो प्रस्तावना है उसमें नए शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के तहत नए जो शब्द वो जोड़े गए। तो ये 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत 3 शब्द नए जोड़े गए थे। कौन कौन से थे, एक तो समाजवाद आपका था, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी एक नया शब्द आपका जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था कि हमारा देश जो होगा धर्मनिरपेक्षता को जो है उसका पालन करेगा। ठीक, और अखंडता, अखंडता जो शब्द है वो कब जुड़ा था, ये शब्द को लेकर भी पूछ सकते हैं, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जुड़ा, इस तरीके से। या फिर आपको ऑप्शन दे सकते हैं, 3 ऑप्शन ये दे दिए और एक ऑप्शन कुछ अलग दे दिया और ये पूछ लिया कि कौन सा शब्द नहीं जुड़ा था, इस तरीके से। और ये 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1976 में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो 44वां है वो आपका जो है 1978 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे चेंजेस हुए थे 42 में और 48 में, सॉरी 44 में और 42 में। अब देखो लोकसभा के तीसरे स्पीकर जो है वो कौन से रहे हैं, इनमें से लोकसभा के अध्यक्ष कौन से रहे हैं। तो सरदार हुकम सिंह रहे हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी को आता होगा तो ही कर सकता है। और आप जो है ये मत सोचिए एस्टेट अगर आपका टफ है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है तुक्के भी लगा कर आ सकते हैं। अगर आप जो है किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं तो उसको भी आप करके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमारा सभी विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सभी जो संसद के सदस्यों द्वारा, सभी ने लिख रखा संसद के सदस्यों द्वारा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें कि केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो मैं आपको बता दूं जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपके संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं और जो निर्वाचित सदस्य यानी कि चुन के आए हुए सदस्य और मनोनीत सदस्य, उन दोनों जो सदस्य हैं वो दोनों के दोनों जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के हकदार होते हैं। पर राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं होते क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको मनोनीत करता है। और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इसमें जो है अपना जो वोट है वो नहीं देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राज्य विधान सभा के जो सदस्य हैं वो वोट नहीं देते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति की आयु जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। इससे ज़्यादा होगी तो अच्छी बात ही है, मतलब कि अच्छी क्या, मतलब कि वो पास ही है इसका जो क्राइटेरिया वो रख रखा है। ठीक, तो और 5 साल का इसका शासनकाल होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि HDI, जो HDI है उससे रिलेटेड कौन सी चीजें जो है आपकी यहाँ पर असंगत है, कौन सी चीज यहाँ पर गलत दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि HDI से अभिप्राय है हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स, हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
दूसरा यहाँ पर दे रखा है, यह क्रियाशील जो क्रिया शक्ति समता पद्धति का उपयोग करता है। तो क्रिया समता पद्धति का उपयोग करता है और इसी के थ्रू जो है ये क्या करता है, GNI भी निकालता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है क्योंकि HDI की फुल फॉर्म ही क्या होती है, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट होती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और बहुत मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा, आप में से बहुतों को पता होगा SDI की पूरी फुल फॉर्म क्या है। तो पता होनी चाहिए आपको SDI की पूरी फुल फॉर्म, और इसी से आपका यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक, और रैंक तो हिलाता ही है, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखो, अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, जिससे आपको SDI के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे कि देखो, जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है वो भी इसका एक मापने का एक स्रोत होता है, तो ये भी करेक्ट है। और SDI जो है आय, स्वास्थ्य, शिक्षा को भी शामिल करता है, ये भी ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे जितने भी हो पाएंगे हमसे। अब देखो शायद 185 आते हैं ना इसमें क्वेश्चन, तो वो हो जाएंगे हमारे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्यपाल की उपलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। और जो आपका एक क्वेश्चन में डाउट था वो उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो राज्यपाल की उपलब्धि है, जो भत्ते हैं, जो विशेषाधिकार है, उनका निर्धारण कौन करता है। तो राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल का जो चुनाव है राष्ट्रपति की तरह ही होता है। यहाँ पर इसमें जो निर्वाचित या फिर ऐसे नहीं कह सकता चुन के आए हुआ कोई होता है, यानी कि जनता ने चुना या फिर प्रत्यक्ष रूप से हुआ, इस तरीके से नहीं होता। ये एक अलग पद्धति से होता है। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही राज्यपाल का होता है उसी थ्रू, ठीक। और राज्यपाल से संबंधित जो भी चीजें हैं संविधान का जो पार्ट, जो भाग या पार्ट कह सकते हैं, भाग या पार्ट 6th जो है उसके अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखो यहाँ पर आपका जो संसद है वो ऑप्शन करेक्ट होगा कि संसद क्या करता है, उपलब्धि, भत्ते और जो विशेषाधिकार है उनका निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। राज्यपाल से संबंधित जो भी चीजें हैं ये संसद करता है, आपको ध्यान रखना है। संसद जो है विधि के द्वारा करता है, कानून बनाकर करता है, ठीक। संसद से रिलेटेड जो विधि या कानून बनाएगा उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पर हमारे जो है 130 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। और अब जो है आपके कितने क्वेश्चन बच गए हैं, 20 क्वेश्चन और बच गए हैं जिन्हें हम कवर कर लेंगे अपने जल्द ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। और अब जो है साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। प्लेलिस्ट जो है उन्हें चेक करो भाई, क्योंकि आपके काम की चीज है। मैंने अपने लिए जो प्लेलिस्ट नहीं बनाई है आपके लिए बनाई है, तो जाकर देखो। उसमें मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है एस्टेट से रिलेटेड, जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कुछ नहीं मिलता तो मुझसे आप जो है ले सकते हो, मतलब कि कमेंट कर सकते हो। और आप कहते हैं कि PDF दो, PDF दो, तो PDF देने की क्या बात है, आप एक स्टूडेंट है तो आपको खुद जो है लिखना चाहिए, तभी आपकी चीजें जो है कवर होंगी, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि नोट्स खुद से प्रिपेयर करो, अपने खुद के नोट्स से बेस्ट कोई नोट्स नहीं होते। और PDF बेचने वाले तो बहुत हजारों मिल जाएंगे आपको, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। और पढ़ना किसको है, आपको पढ़ना है, ठीक। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि आज ही आपकी एक और क्लास डाल दूं, क्योंकि एस्टेट पास में आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आज आपकी क्लास ली जाए या नहीं ली जाए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।